हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएफिशिएंट सब्सिडीज। अब बेसिकली आपका पेपर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए डिटेल में इसे डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज होती है और उसमें 3 पर्टिकुलर सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशिंग एज वेल एज फॉसिल फ्यूल सेक्टर को एम्फेसाइज किया जाता है और यहाँ ये बताया जाता है कि इन तीनों सेक्टर के लिए जो सब्सिडी जाती है उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और इन तीनों सेक्टर्स को अगर मिला लिया जाए तो ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर इतनी सब्सिडी इन तीनों सेक्टर के लिए लगभग एस्टिमेटेड है कि जाती है। और अगर हम इसे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो 7 ट्रिलियन डॉलर ये लगभग 7 से 8% है ग्लोबल जीडीपी का। अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे सब्सिडाइज किए जाते हैं ये तीनों सेक्टर्स। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है इन सब्सिडीज़ के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उन्हें हाईलाइट करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल सेक्टर में कितनी सब्सिडी जाती है। 2021 का यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड है रिपोर्ट में। इसके अकॉर्डिंग 577 बिलियन इतनी सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल सेक्टर के लिए जाती है। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का ये कहना है कि ये जो डिमांड है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्राइस वेरिएशन में। मतलब डिमांड बहुत वेरी नहीं करेगी अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो। अगला सेक्टर है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 635 बिलियन एनुअली इतनी सब्सिडी एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए जाती है। और ये डेटा है जो कंट्रीज़ ने खुद प्रोवाइड किया है। अदरवाइज जिन कंट्रीज़ का डेटा प्रोवाइडेड नहीं है, जिन कंट्रीज़ का वर्ल्ड बैंक के पास कोई डेटा है ही नहीं, उनका अगर एक स्पेकुलेशन लगाया जाए तो लगभग 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की सब्सिडी एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए जाती है। अब इस रिपोर्ट में ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि ये जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कंट्रीज़ के द्वारा, ये सब्सिडीज़ एक्चुअल में जो वेल्दियर फार्मर्स हैं, जो वेल ऑफ फार्मर्स हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जबकि एक्चुअल में ये दीज सब्सिडीज़ आर मेंट फॉर द स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स, लेकिन उन्हीं को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पा रही है। ये चीज़ हाईलाइट की गई है यहाँ पे। इसके बाद फिशरीज सेक्टर में अगर देखें तो फिशरीज सेक्टर में ऑलमोस्ट 35 बिलियन की सब्सिडीज़ हर साल दी जाती हैं। अब ये बेसिकली दी जाती हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, एज वेल एज जो फिशरमैन्स हैं या जो इस सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हैं उनके वेलफेयर के लिए। अब इस रिपोर्ट में यह हाईलाइट किया जाता है कि ऑलमोस्ट 22 बिलियन यूएस डॉलर 35 बिलियन यूएस डॉलर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इसमें से आउट ऑफ 35.4 बिलियन ऑलमोस्ट 22 बिलियन यूएस डॉलर ये ओवर फिशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतनी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है कि जिसके वजह से द आउटकम इज़ ओवर फिशिंग। और बहुत ज़्यादा फिशरीज़ के जो रिसोर्सेज हैं बहुत सस्टेनेबली मैनेज नहीं किए जा रहे हैं और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये सब्सिडी है। अब अगर सब्सिडीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है इनकम सपोर्ट। अब जो स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए जो ये सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ये एक तरीके से इनकम सपोर्ट का भी काम करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया का केस ले लें तो पीएम किसान जो स्कीम है जो 2019 में स्टार्ट की गई थी, जो स्टार्टिंग में 6,000 फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, 6,000 रुपीज़ एनुअली ये दिया जाता था। तो एक तरीके से ये इनकम सपोर्ट का काम करता था। अब इनकम सपोर्ट एज इन जो स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो सीड्स एज वेल एज फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए उन्हें जो पैसा चाहिए होता था, ये इनकम सपोर्ट एक्चुअल में जो फार्म इनपुट्स हैं उन्हें परचेज करने में कई बार मदद करता है। सेकेंडली, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। अब क्योंकि
जो फार्मर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल सब्सिडी बेसिकली सीड्स एज वेल एज फर्टिलाइजर दोनों के लिए प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स प्रॉपर सीड्स एज वेल एज फर्टिलाइजर्स परचेज कर पाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्वालिटी फर्टिलाइजर एज वेल एज क्वालिटी सीड्स परचेज कर पाएंगे फार्मर्स, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन विल इंक्रीज। अब अगर यहाँ हम इंडिया का केस देख लें तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जैसी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिशरीज़ की। फिशरीज़ में जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है मॉडर्नाइजेशन। जो भी फिशरीज सेक्टर है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए सब्सिडीज़ यूज़ की जाती हैं। सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब कई बार ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो गवर्नमेंट अगर स्टेप इन नहीं करेगी तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए भी गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है। सेकेंडली, इट्स अबाउट लाइवलीहुड सपोर्ट। अब यहाँ पे जो स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, अब ये जो स्कीम्स हैं ये बेसिकली दे प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट टू फिशरमैन। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज। लास्टली आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के केस में क्या होता है कि इफ द फॉसिल फ्यूल इज सब्सिडाइज्ड, it becomes affordable for the vulnerable sections of the society. एग्जाम्पल के लिए PM उज्ज्वला योजना, बेसिकली सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर्स। अब यहाँ पे ये जो स्कीम थी इसका बहुत बड़ा रोल था वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज वुमेन हेल्थ को लेकर के। अब बेसिकली जब चूल्हा जो जिस पर कुकिंग होती थी स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में, तो वुमेन यूज टू सफ़र अ लॉट। काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ते थे इसके कारण से। एंड दिस वाज द रीज़न कि सब्सिडाइज्ड LPG प्रोवाइड की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में टू सेव द वुमेन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। रीज़न वी नो, यहाँ पे कई बार काउडंग एज वेल एज वुड यूज़ किया जाता था इस चूल्हे में, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्मोक एज वेल एज पोल्यूशन होता था एंड वुमेन्स हैड टू फेस इट, और जिसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स पड़ते थे। तो इस तरीके की जो एक्सेस एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी अफेक्ट होती है, that is affected because of the subsidies प्रोवाइड की जाएंगी तो it becomes accessible for vulnerable sections also, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के केस में। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? सबसे पहला चैलेंज यहाँ पे आता है फिस्कल बर्डन। गवर्नमेंट्स पे काफ़ी बड़ा बर्डन होता है ये सब्सिडी का, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़, अगर इंडिया के हम केस में बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ इज बीइंग स्पेंट ऑन दी सब्सिडीज़, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़। और ये शायद अगर ना प्रोवाइड किया जाए, जैसे हमने देखा कि फिशरीज़ के केस में सब्सिडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर फिशिंग, तो हमें अपने फिशरीज़ के रिसोर्सेज को भी तो सेव करना है ना। तो अगर हमें उसके लिए उसे सेव करना है तो हम वहाँ पर सब्सिडी को रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज अगर करेंगे तभी हम अपने रिसोर्सेज को भी बचा पाएंगे और गवर्नमेंट की फंडिंग भी बचेगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, और बर्डन तो हो ही रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, फिस्कल बर्डन एज वेल एज वी आर लूजिंग आवर रिसोर्सेज ऑल्सो, वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। देन इवन एफिशिएंट टारगेटिंग। अब जैसे हमने फार्मर्स के केस में देखा था कि जो फार्म सब्सिडीज़ हैं वहाँ पे बेसिकली बिग एज वेल एज रिच फार्मर्स आर बेनिफिटेड ऑफ दीज सब्सिडीज़, जैसे सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर, सब्सिडाइज्ड सीड्स। तो ये सारी जो सब्सिडीज़ हैं बेसिकली जो वेल ऑफ और जो बड़े फार्मर्स हैं उन्हें ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट these benefits were meant for the small as well as marginal farmers, not for big and rich farmers.
बट ये हो नहीं पा रहा है ना। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है उसके अकॉर्डिंग तो जो बड़े फार्मर्स हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन सब्सिडीज़ के, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इनएफिशिएंट टारगेटिंग के वजह से है। जैसे हमने देखा कि कुछ समय से इंडिया में भी फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडी। अब यहाँ पे जो भी सब्सिडी होती है दैट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, और वेरिफिकेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, पीओएस मशीन्स लगी होती हैं हर एक फर्टिलाइज़र शॉप पे, वहाँ से प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है फार्मर्स का। एंड वेरिफिकेशन में कई बार लाइक आपका आधार यूज़ किया जाता है या फिर और भी जो अदर कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स मेंशन्ड हैं वो यूज़ करके वेरिफिकेशन होता है, और आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन तब ही फर्टिलाइज़र की सेल होती है। तो ये जो चेंजेस किए गए बेसिकली फर्टिलाइज़र की सब्सिडी में, ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किए गए थे, इनएफिशिएंट टारगेटिंग को, और ये आज भी बहुत बड़ा मीनस है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद आता है मार्केट डिस्टॉर्शंस। अब कई बार क्या होता है कि जब सब्सिडी बहुत ज़्यादा इर्रेशनल होती है ना, तो मार्केट डिस्टॉर्शंस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। मार्केट डिस्टॉर्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओवर कंजम्पशन या फिर ओवर प्रोडक्शन। अब होता क्या है, अगर आपको कोई भी चीज़ सस्ती मिलेगी तो आप शायद उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। हम कॉमन मैन की, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन मैन, उसकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्ट ओवर यूजिंग इट। ठीक है, ओवर कंजम्पशन ऐसे ही तो होता है। जैसे अगर आप इंडिया में पेट्रोल का केस देख लीजिए, पेट्रोल नॉर्मली भी यूज़ होता है। वो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइस राइज हो रहे हैं, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर सीएनजी व्हीकल्स। ठीक है, तो उसका रीज़न वही है कि जब बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है ना और चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं और अफोर्डेबल होती हैं, तो इट ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इनटू ओवर कंजम्पशन। बहुत इजीली ओवर कंजम्पशन होने लगता है, और ये चीज़ हमें ई व्हीकल्स और सीएनजी के केस में दिख रही है। जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ई व्हीकल्स और सीएनजी कार्स। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप सोचिए, पेट्रोल इंडिया में बहुत सब्सिडी का अच्छी खासी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। जो हमारे यहाँ जो इंडिया में पेट्रोल एक्चुअल में ऑलरेडी महंगा है, इसके बाद आशियान सेस भी लगता है इस पर, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हमें सेल करती हैं क्रूड ऑयल, उस पर एशियन सेस लगाती हैं। ठीक है, और ये लगभग सारी एशियन कंट्रीज़ को थोड़ा महंगा ही बेचती हैं। तो ये भी एक इशू है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी तेल महंगा ही आता है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। रीज़न भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होता है एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट, और जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, हमें उसके अकॉर्डिंग ही क्रूड ऑयल बाय करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द प्राइजेज इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग द क्रूड ऑयल। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइडेड है, और सब्सिडी जब प्रोवाइड होती है तो मार्केट डिस्टॉर्ट होती है एंड इट रिजल्ट्स इन टू ओवर कंजम्पशन, और ये पेट्रोलियम के केस में हमने देख लिया। इसके बाद लास्टली आता है एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। अब यहाँ पे अगर हम चीज़ें डिस्कस करें तो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें, फॉसिल फ्यूल्स पे जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, इसके कारण सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज़ एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पोल्यूटेंट्स, मेजॉरिटी कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ले लीजिए, जितने भी ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं तो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से ही आ रहे हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है उनकी वजह से ही तो ये दीज आर एंटरिंग इनटू द एयर, और इनका प्रपोर्शन भी बढ़ता चला जा रहा है, इनकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। और कहीं ना कहीं इनसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन, ऐसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी यहाँ पर बहुत इजीली, जैसे स्पेसिफिकली अगर हम मेगा सिटीज़ की बात करें तो वहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली में ग्राउंड लेवल ओजोन के जो आवर्स हैं, फॉर आवर्स या फिर टाइम फॉर एक्सीडिंग द सेफ लिमिट्स, वो पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है।
मीन्स कि जो सेफ लिमिट्स हैं उससे ऊपर ग्राउंड लेवल ओजोन की क्वांटिटी, उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा समय तक रहने लगा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो एयर पोल्यूशन इसका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। इसके बाद अगर ओवर फिशिंग की हम बात करते हैं तो ओवर फिशिंग की वजह से जो मैरीन लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, जो आजकल बड़े बड़े क्रॉलर्स आते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े क्रॉलर्स क्या करते हैं ना कि जो छोटे मोटे फिशरमैन्स शायद महीने भर में भी जितनी फिशिंग नहीं कर पाएंगे ना, ये क्रॉलर्स शायद एक सिंगल डे, इन वन सिंगल डे ये उतनी लाइक फिश कैच कर लेते हैं। और ये जो मैकेनाइज्ड फिशिंग है, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा रीज़न है फॉर डिप्लीटिंग द फिश रिसोर्सेज। फिशरीज का रिसोर्स अगर इस तरीके से डिक्लाइन होगा तो बहुत बड़ी कोस्टल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द फिशरीज फॉर द लाइवलीहुड एज वेल एज फूड। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये डिप्लीशन जो है ये किस लिए है? बहुत मतलब मैकेनाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ, मॉडर्नाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ, और ये जो बड़े बड़े क्रॉलर्स हैं ये शायद एक दिन में इतनी फिशरीज कैच कर लेते हैं जितनी शायद होता है ना कि नॉर्मल जो फिशरमैन्स हैं वो एक महीने 2 महीने में भी कैच ना कर पाएँ। तो इसलिए इजीली डिप्लीट हो रही है। और ये मैकेनाइजेशन एज वेल एज मॉडर्नाइजेशन कहाँ से रहा है? ऑब्वियसली हैवी सब्सिडीज़। तो ये हमने एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस पे बात की कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन एज वेल एज लाइक डिप्लीटिंग द फिशरीज रिसोर्सेज, ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सब्सिडीज। अब वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड यहाँ पे सबसे पहले तो है कि टारगेटेड सब्सिडी रिफॉर्म्स। अब जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, और ये जो सब्सिडी है उन्हीं के लिए बनी थी, उन्हीं के लिए एक सल्यूशन था, और उन्हीं तक पहुँचाया जाए। यहाँ पे जो बीच में लोग मज़े मार रहे हैं ना बैठ के, जो शायद एक्चुअल में लूप होल्स का फ़ायदा उठा के और सब्सिडी के फ़ायदे ले रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि उनके लिए सब्सिडी बनी नहीं है और ना उनके पास जानी चाहिए। तो हमें बस उन्हें एक्सक्लूड करना है। हमें उन लोगों तक सब्सिडी पहुंचानी है जिन लोगों के लिए हमारा इंटेंट था पहुंचाने का। सेकंड आता है ग्रेजुअल रिडक्शन एंड रैशनलाइजेशन। अब जैसे फर्टिलाइज़र के केस में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से जो सब्सिडी है उसे रिड्यूस किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पे सडन रिडक्शन नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए जो भी फार्म इनपुट्स हैं, वहाँ पे अगर आप एकदम से सारे सब्सिडीज़ हटा देंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स का। और हमें ये चीज़ पता है कि इंडिया में 80% से भी ज़्यादा स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो हमें इनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो हमें सबसे पहले तो सब्सिडी को, मतलब होता है ना, टारगेटेड सब्सिडी रिफॉर्म्स लेकर आने हैं कि जिन लोगों के लिए सब्सिडी हम टारगेट कर रहे हैं उन तक ही जाए, लूप होल्स का फ़ायदा उठा के दूसरे लोग मज़े ना मारें बीच में। सेकेंडली, बहुत धीरे धीरे हमें रिडक्शन करना पड़ेगा एज वेल एज रैशनलाइज करना पड़ेगा। सडनली अगर हम कर देंगे तो जैसे हमने देखा 80% हमारे इंडिया में स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो इन पे असर पड़ेगा ना, इनके लाइवलीहुड पे असर पड़ेगा। तो हमें इनका ख्याल रखते हुए बहुत ग्रेजुअल रिडक्शन के लिए जाना है, एज वेल एज हमें सब्सिडी को रैशनलाइज करना है जहाँ ज़रूरत है, और जहाँ 80% जो स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स को ज़रूरत है तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। लास्टली, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। अब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे और उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए हम कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, कैसे हम पेरिस अग्रीमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसे फुलफ़िल कर पाएंगे, और कैसे हम अपना जो इंडिया का 2070 तक का जो नेट ज़ीरो का टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे। तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एक डेटा देखें तो ये सब क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका एक डेटा ये भी है कि हाल फिलहाल में जो सब्सिडी स्पेसिफिकली इन 3 सेक्टर्स में जो सब्सिडी जा रही है ना, पेरिस अग्रीमेंट के अंडर जो गोल्स या फिर जो टारगेट्स लिए हैं ना कंट्रीज़ ने,
उस पर जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए ना, उसका 8 टाइम्स, ऑलमोस्ट उसका 8 टाइम्स ये इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ के लिए जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये तीनों चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए और हमें क्यों हार्ड एंड फास्ट इन पे स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमने पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को पूरा करना है और अगर क्लाइमेट चेंज को अगले आने वाले कुछ डेकेड्स में एक ब्रेक लगानी है, तो हमें पेरिस एग्रीमेंट के जो भी टारगेट्स हैं उन्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर सब्सिडीज़ की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो काम हो भी नहीं पा रहा है, ठीक है, जो हमें टारगेट्स के लिए जितना फंड्स चाहिए उसका 8 टाइम्स तो सिर्फ और सिर्फ ये इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ में जा रहा है। तो इस समय बहुत ज़्यादा इर्रेशनल सब्सिडीज़ पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई रैशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। करंटली आप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ओनली 1, 2 ओनली, ऑल नन। अब जैसे हम देख रहे हैं 2022 एज वेल एज 23 जो प्रीलिम्स हैं, 22 एंड 23 के जो प्रीलिम्स हैं, उसमें इस टाइप के ऑप्शंस जो हैं बहुत इजीली आने लगे हैं। और वो जो एलिमिनेशन वाले पहले आते थे 1 2 1 2 3, इस टाइप के कुछ ऑप्शंस जो है आना बंद हुए हैं। तो हमें अब इस टाइप के ऑप्शंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बेटर होगा। तो इसीलिए मैंने ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे इस टाइप के रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। करंटली देयर आर नो लिमिट्स ऑन स्पेंडिंग ऑन द ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। सेकंड, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर देयरफॉर अलाउड without any limits. Lastly, maximum support under amber box subsidies is approx 20% of the value of production of any country. How many of the above statements are correct? 1 only, 2 only, all none. आप पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। I'll proceed with the answer. सबसे पहले आता है there are no limits on spending on blue box subsidies. ये सही है। Secondly, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ आर अलाउड विदाउट एनी लिमिट, ये भी सही है। क्योंकि ग्रीन बॉक्स में क्यों कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाती है या मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं है, दैट्स वाई। लास्ट आता है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ की जो लिमिट है दैट इज़ 10%, नॉट 20%। 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी कंट्री, नो, 10% फॉर डेवलपिंग and just 5% for developed. तो यहां पर आंसर होगा 2 ओनली। ये हमने डिस्कस किया सब्सिडीज़ के बारे में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में जाना कि किस तरीके से इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रही हैं, और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस किया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।